हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंडियन पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने इसके एक्चुअल रोल और सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग किया एंड आज हम अपने सेशन में करेंगे डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट की पोजीशन है वो आज के टाइम में डिक्लाइन कर रही है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन वजह से हमारे देश की पार्लियामेंट है इसकी पोजीशन डिक्लाइन कर रही है। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन इन द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। जब से मेजोरिटी की गवर्नमेंट आई है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे इंदिरा गांधी की रिजाइन में यही देखा गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की पोजीशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई और उन्होंने कंसंट्रेट किस पर किया, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के। तो वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर मानी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो पार्लियामेंट की पोजीशन है वो डिक्लाइन करेगी। इन दोनों में डिफरेंस है। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स है इनमें से ही एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा इन दोनों के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम पूरी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट की पोजीशन है वो आज के टाइम में डिक्लाइन कर चुकी है। जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव की पावर्स इसके पास नहीं है, वो पावर्स मिनिस्टर यूज कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स यूज करते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट की पोजीशन डिक्लाइन कर रही है। फर्स्ट वन इज डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कैबिनेट। जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट कौन सी होती है, जो पार्टी मेजोरिटी गेट करती है इन द लोकसभा और उसी पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं। वो मिनिस्टर किस में आते हैं, कैबिनेट में आते हैं। तो जो कैबिनेट है वो क्या है, डोमिनेंट पोजीशन पर होते हैं। उनकी डोमिनेंस की वजह से ही जो पार्लियामेंट है इसकी पोजीशन डिक्लाइन करती जा रही है। तो इन रियलिटी पार्लियामेंट हैज बिकम टॉय इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट इनके हाथों का टॉय बन चुकी है, क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं कैबिनेट खुद यूज करती है। कैबिनेट के अप्रूवल के बिना मनी बिल है इसमें अमेंडमेंट भी नहीं की जा सकती है। पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है खुद ही हर एक लॉ इंट्रोड्यूस करती है, अदर मेंबर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन 95% बिल्स हैं वो बिल्स किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पार्लियामेंट का सेशन होता है, ऑल्दो फर्स्ट सेशन कन्वीन करने की डेट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये फिक्स करते हैं, लेकिन डेट है, डेट को फिक्स एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो डेट डिफाइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट जस्ट वो ही डेट को अनाउंस कर देते हैं। एंड इसके अलावा अगर जो पार्लियामेंट कैबिनेट की बात को नहीं मानती है तो वो धमकी भी देते हैं कि हम लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर एक कंडीशन है, ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हेड होता है। सभी की सभी पावर्स किसके पास आ गई, कैबिनेट के पास आ गई। पार्लियामेंट क्या करती है, सभी मेंबर्स वो ही करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट कहती है। नंबर 2, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या हो गया कि आज के टाइम में पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट है। अगर इसके पास बहुत ज्यादा काम है लेकिन वर्किंग डे आज के टाइम रिड्यूस होते जा रहे हैं, काम करने का टाइम कम हो गया, तो इसीलिए ये क्या करती है, अपनी पावर्स हैं ऊपर से बिल के आउटलाइनिंग है उनको पास कर देती है। जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग कौन करते हैं, मिनिस्टर करते हैं। तो इस तरह जो ड्राफ्टिंग की पावर मिनिस्टर के पास आ गई, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आई है, जो मिनिस्टर की प्रेस्टीज है उसको इंक्रीज कर देती हैं
एंड इसके कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की प्रेस्टीज है वो रिड्यूस हो जाती है। पार्लियामेंट असाइन सम ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क टू द कैबिनेट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम। इसके पास टाइम नहीं होता। हमारी हिस्ट्री में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो बिल्स हैं लेस देन 30 मिनट्स इसमें ही पास हो जाते हैं। तो 90% बिल्स अगर 30 मिनट्स के पहले ही पास हो जाते हैं तो इसमें क्या डिस्कशन हुई होगी, इसमें हर एक बात को कैसे ड्राफ्ट किया होगा, जे ड्राफ्टिंग कौन कर रहे हैं, जे कैबिनेट ही करती है। तो स्टेट के फंक्शंस इंक्रीज हो चुके हैं एंड इसके साथ ही लार्ज नंबर ऑफ बिल्स हैं जिनको पास करना होता है, वर्किंग डे कम होते जा रहे हैं। तो डेलीगेटिव लेजिस्लेशन की वजह से पार्लियामेंट की जो प्रेस्टीज है वो डिक्लाइन हो रही है। नंबर थर्ड, टेंडेंसी टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, जे प्रेसिडेंट की पावर होती है जिस वजह से प्रेसिडेंट है जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है उस टाइम ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी बिल को लॉ बना सकते हैं। तो इस तरह जब ऑर्डिनेंस इशू हो जाता है वो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक तरह से लॉ होता है। जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है उसके बाद 6 वीक्स में जे बिल को पास करना जरूरी होता है। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जे आर्टिकल 123 है वो प्रोवाइड कराता है पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to issue ordinance during recess of the parliament and special circumstances हैं इसमें ऑर्डिनेंस हैं इसको इशू करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जो रूलिंग पार्टीज हैं वो क्या करती हैं, यूज ऑफ ऑर्डिनेंस है वो किसके लिए कर रही है, पीस टाइम में कर रही है जो कि अनडेमोक्रेटिक है और जो प्रेसिडेंट की पावर को मिस यूज कर रही है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भी प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट है प्रेसिडेंट को करने को कहती है वो कर देते हैं। तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल है वो क्या कर रही है, इसको मिस यूज कर रही है। इसमें बहुत टाइम ब्लैक लॉज हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। जैसे सिक्योरिटी बिल पास किया गया था जिसमें विदाउट एनी वारंट किसी को भी नेशनल सिक्योरिटी के तहत अरेस्ट किया जा सकता है, तो किसी को भी डिटेन कर लेना, जी कौन सा रूल बन गया। पार्लियामेंट में इसको पास नहीं किया तो इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पहले इम्पोज कर दिया, उसके बाद पार्लियामेंट की जस्ट फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो पार्लियामेंट इस टाइम रबर स्टैंप बन जाती है। अगर रबर स्टैंप है तो इसकी पावर्स भी डिक्लाइन हो चुकी हैं, इसकी पोजीशन भी डिक्लाइन हो चुकी है। नेक्स्ट इज डाउट्स अबाउट द न्यूट्रलिटी ऑफ द स्पीकर। जो भी लोकसभा का स्पीकर होते हैं उसकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग हमेशा ही मेंबर्स को डाउट रहता है। अदरवाइज जो स्पीकर है पार्लियामेंट की डिग्निटी को मेंटेन करता है। पार्लियामेंट में सबसे पहला पर्सन स्पीकर माना जाता है। स्पीकर को तो मदर ऑफ द हाउस भी कहा जाता है, लेकिन स्पीकर है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से नाता नहीं तोड़ता। जो भी डिसीजन लेता है रूलिंग पार्टी जो मेजॉरिटी में है जिससे वो रिलेटेड है उसी पार्टी के फेवर में लेता है। तो स्पीकर भी क्या बन चुका है, पपेट इन द हैंड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। अगर हमारा स्पीकर ही न्यूट्रल नहीं होगा तो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे करेगा। अगर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा मेंबर्स उसकी रिस्पेक्ट भी क्यों करेंगे। तो इस तरह जो स्पीकर की पोजीशन है वो डिक्लाइन हो जाती है। अगर फर्स्ट पर्सन की पोजीशन डिक्लाइन हो रही है तो पूरे हाउस की पोजीशन के रिगार्डिंग आप क्या कहोगे। तो इस तरह स्पीकर की जो ड्यूटी थी कि अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर हाउस की डिग्निटी को इंक्रीज करना, लेकिन वो क्या कर रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है। ही ओनली प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी नॉट ऑल द मेंबर्स। जो क्या है पार्लियामेंट के अंगेस्ट है, इसकी प्रेस्टीज के अंगेस्ट बन जाती है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट इज इग्नोर्ड ऑन इंपॉर्टेंट इशू। बहुत टाइम हमारी हिस्ट्री में ऐसे देखने को आया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं इन पर पार्लियामेंट से डिस्कशन ही नहीं किया जाता, पार्लियामेंट को बताया ही नहीं जाता। जो एक्चुअल में लोन की कंडीशंस हैं, हमने किस कंडीशन पर लोन लिया वो पार्लियामेंट को नहीं पता। जो भी प्लान है प्लान की हर एक रूल रेगुलेशन की कॉपी है पार्लियामेंट के मेंबर्स को नहीं बताई जाती। वो कैबिनेट है, कैबिनेट खुद ही डिस्कस करती है, सभी डिसीजन लेती है। कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल मैटर है
जिसमें पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं की जाती। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं लोन फ्रॉम आईएमएफ। जब हमने 91 में आईएमएफ से लोन लिया था, आईएमएफ ने हमारे ऊपर कौन सी कंडीशन इंपोज की हैं वो बताई ही नहीं, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। तो इस तरह क्या करते हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको फुल नॉलेज नहीं दी जाती है। 5 ईयर प्लान है, जो 6 5 ईयर प्लान था उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने से पहले, फाइनल ड्राफ्टिंग से पहले इसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया था। फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई मैटर होता है वो प्रॉपर डिस्कस नहीं किया जाता। 2004-5 में हमारा एनुअल बजट पास किया जाता है, जिसको पार्लियामेंट में डिस्कस भी नहीं किया जाता, जो लेस देन 30 मिनट्स में ही पास हो जाता है। इस तरह की कंडीशन बन चुकी है हमारे पार्लियामेंट की। तो इसमें आप क्या सोचते हो, पार्लियामेंट की पोजीशन इंक्रीज हो चुकी है? नहीं, पोजीशन किसकी इंक्रीज हो चुकी है? सिर्फ कैबिनेट की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जी हाई प्रेस्टीजियस मेंबर बन चुके हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंटेइज्म ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द हाउस। हाउस में बहुत टाइम्स ऐसा होता है मेंबर्स एब्सेंट होते हैं। हाउस की जो भी कार्रवाई प्रोसीडिंग है इसके लिए कभी कभी तो कोरम भी पूरा नहीं होता। कोरम का मीनिंग है मिनिमम पर्सन की प्रेजेंट। 1/10 हमारे देश में जो प्रोविजन है, एटलीस्ट जो 1/10 मेंबर्स हैं 10% वो प्रेजेंट होने चाहिए अगर कोई बिल पास करना है। तो एमपीज डोंट टेक मच इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। वो क्या करते हैं, वो हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं। हमारे देश में ये प्रोविजन है कि अगर कोई एमपी जो सेशन चल रहा है इससे 2 मंथ्स तक 60 डेज तक एब्सेंट रहता है तो उसको रिटर्न में देना होता है। लेकिन आज के टाइम में जो सेशन है इसका टाइम भी 2 मंथ से भी कम हो चुका है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे स्पीकर को जो सेशन की प्रोसीडिंग है इसको एडजर्न करनी पड़ी है। जो हमारी 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो पास नहीं हो पाई क्योंकि मिनिमम कोरम था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो इस तरह उस बिल को रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो समटाइम्स स्पीकर एडजर्न द मीटिंग क्योंकि फिक्स्ड कोरम नहीं होता है। तो इस तरह जब एब्सेंट ही है हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो इसकी जो मिनिमम प्रोसीडिंग है, मिनिमम वर्क है, बिल्स को पास करना है वो कैसे फुलफिल होगा। तो एब्सेंटिज्म है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑन द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट की डिग्निटी है, इसका डेकोरम है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें इंडिसिप्लिन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वॉकआउट हो जाता है, बाइकआउट हो जाता है। जो पार्लियामेंट का डेकोरम है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। प्रोसीडिंग क्या होती है, बीच में ही डिस्टर्ब करनी पड़ती हैं। सेशंस क्या है, अडजर्न हो जाता है बिफोर द फिक्स डेट। तो इस तरह जब जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी गांधी असैसिनेशन के रिगार्डिंग तो उस टाइम इतना हंगामा होता है कि उस टाइम स्पीकर को जो सेशन है साइन डाइट टाइम तक जो सेशन की प्रोसीडिंग है इसको अडजर्न करना पड़ता है। तो हमारी हिस्ट्री में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, इस वर्किंग में क्या हो रहा है सेशन को बीच में ही रोकना पड़ जाता है, अडजर्न करना पड़ जाता है क्योंकि मेंबर्स हैं इतना ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। जो हाउस है हाउस के सेंटर में आकर पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह जो इनडिसिप्लिन इंक्रीज हो रहा है, जो इनडिसिप्लिन क्या करते हैं पार्लियामेंट की डिग्निटी को रिड्यूस कर रहा है। आज के टाइम में अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो वो यही कहते हैं पार्लियामेंट जिसमें बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है, इतना शोर तो हमारे क्लासरूम में नहीं होता जितना शोर पार्लियामेंट में होता है। हेल्थी डिस्कशन ना होकर इसमें सिर्फ हंगामे के ऊपर, शाउटिंग के ऊपर ही स्ट्रेस दिया जाता है। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन द कमेटी सिस्टम। जो कमेटी सिस्टम है इसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। जो कमेटीज बनाई जाती हैं तो स्टैंडिंग कमेटीज क्या करती हैं, जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इसको अच्छी तरह से वॉच करती है, इनकी हर एक बात को ड्राफ्ट करती है, उन पर डिस्कस करती है। तो इस तरह जो कमेटीज होती हैं इसको पार्लियामेंट के आईज नोज ईयर बताया जाता है। लेकिन क्या है आज के टाइम में जो कमेटी सिस्टम है ये भी डिक्लाइन करता जा रहा है। जो फिस्कल ईयर 2021 था इसमें 40% मेंबर्स थे
पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं इनमें एक दिन भी प्रेजेंट नहीं हुए। तो जब मेंबर ही प्रेजेंट नहीं है, मेंबर का इंटरेस्ट नहीं है, तो कमेटी कैसे काम करेगी? अगर कमेटी वर्क नहीं कर पाएगी तो इस तरह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है। These committees discuss every matter in detail and submit their report to parliament। तो जे इम्पार्शियल होती हैं, न्यूट्रल होकर अपना काम करती हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, जे कमेटी सिस्टम ओनली फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं इनको प्रोवाइड करा रहा। पहले तो मेंबर एब्सेंट हैं, अगर मेंबर काम करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट है वो इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती है, जिस वजह से पार्लियामेंट का काम अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इन डिसिप्लिन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है वो यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मड थ्रो कर रहे हैं। तो जी क्या हमको पार्लियामेंट में अच्छा लगता है? लेकिन नहीं, उनकी जो पॉलिटिक्स है पार्टी पॉलिटिक्स रह गई है। देश के इंटरेस्ट है कहाँ चले गए हमको नहीं पता। जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं उस टाइम कितना हंगामा हुआ था 2010 में राज्यसभा में। जो उस टाइम इसकी चेयरमैन थे हामिद अंसारी, उन्होंने जो मार्शल हैं उनकी हेल्प से 7 मेंबर्स हैं इनको हाउस से बाहर निकाला था। तो देखिए कितना इनडिसिप्लिन है वो क्रिएट हो चुका है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है उस टाइम लोकसभा में कितना हंगामा होता है, उस टाइम भी मेंबर्स को सस्पेंड करना पड़ता है। तो इस तरह जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, पार्लियामेंट की जो प्रेस्टीज है इसको पूरी तरह से हार्म करते हैं। पार्लियामेंट को हम टेंपल कहते हैं। जो हमारे अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे उन्होंने तो पार्लियामेंट को किसका टेंपल का स्टेटस दिया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हैं वो भी पार्लियामेंट को टेंपल का स्टेटस देते हैं, लेकिन आज के टाइम में कौन सा स्टेटस दे रहे हैं? शाउटिंग का, लड़ने का, पार्टी पॉलिटिक्स का। तो ये आज के टाइम पोजीशन बन चुकी है। नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी करेक्टर ऑफ ऑपोजिशन। जो ऑपोजिशन का करेक्टर है मल्टी पार्टी बन चुका है। इसका मीनिंग क्या बना कि जो आज के टाइम में मल्टी पार्टी सिस्टम है इसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो कोलिशन की गवर्नमेंट। एंड जो ऑपोजिट पार्टीज है, ऑपोजिट पार्टीज में ऑपोजिट पार्टी का लीडर नहीं होता। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के लिए कंडीशन क्या है? 1/10 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो अगर 550 मेंबर्स हैं, 55 सीट्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी तभी उसका मेंबर है ऑपोजिशन में आ सकता है। लेकिन जो हमारी 16th एंड 17th लोकसभा है इसमें कोई भी ऑपोजिशन पार्टी का लीडर ही नहीं है। अगर ऑपोजिशन वीक होती है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट को ट्वाइस समझते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। इन केस ऑफ वीक ऑपोजिशन कैबिनेट डजंट बॉदर ऑफ पार्लियामेंट प्ले द पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन। तो जितनी भी अदर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में आती हैं उनको तो अपनी पार्टी देखनी है, पार्टी इंटरेस्ट देखनी है। देश की इंटरेस्ट कहाँ जा रही है किसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सीटिंग्स में कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। 1952 से लेकर 72 तक 120 एवरेज डे सीटिंग होती थी एक साल में, हाईएस्ट 56 में रही है 150 डेज। लेकिन 2010 के बाद जो सीटिंग डेज हैं बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, वो 80 डेज से भी कम हो चुकी है। लेकिन जो मई 2009 से लेकर दिसंबर 2022 तक है, जो हमारी 17th लोकसभा है, इसमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। इनमें 2.5 years में ओनली 149 डेज ही पार्लियामेंट की सीटिंग हुई है। 2020 में तो ओनली 35 डेज ही वर्किंग हुई थी। तो पार्लियामेंट की सीटिंग इसको अगर हम एवरेज लगाकर चलते हैं 50 डेज की एवरेज आ रही है, तो 40-50 डेज एक साल में वर्किंग हो रही है। तो पार्लियामेंट का काम कैसे होगा? तो जो बिल है उसको जस्ट ऐसे ही पास कर दिया जाता है। अगर हम यूके से साथ कंपेयर करते हैं उसके साल में 170 डेज है, उस टाइम मीटिंग्स होती हैं। यूएसए में 150 डेज सीटिंग्स होती हैं। तो हमारे देश को अगर कंपेयर कर ले पार्लियामेंटिंग सीटिंग्स हैं उसमें इनडिसिप्लिन है, पहले वर्किंग डेज भी कम हो चुके हैं। नेक्स्ट इज
ग्रोइंग करप्शन, ये तो हम सबको ही पता है करप्शन कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो मेंबर्स हैं हाउस में क्वेश्चन पूछने के लिए भी पैसे लेते हैं। तो इस तरह जो करप्शन है इंक्रीज हो रही है। अगर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो जो भी काम करते हैं उसमें अपना कमीशन रखते हैं, तो जितने भी डेवलपमेंट वर्क हैं उसके लिए उनका शेयर जाता है। अगर एमपी लैंड फंड की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एरिया डेवलपमेंट, उसमें इनका कमीशन है। इवन कि मनरेगा तक में भी अपना कमीशन रखा हुआ है। हर एक काम के लिए इनको कमीशन चाहिए। तो इस तरह मेंबर्स हैं सैलरी के बिसाइड कितना कुछ और लेते हैं, और जो कमीशन है वो डिफरेंट है। जो ग्रोइंग करप्शन है हमारी करैक्टरिस्टिक बन चुकी है। एंड इसके बिसाइड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो हमारे देश में क्रिमिनल्स हैं वो पार्लियामेंट में इंक्रीज हो चुके हैं। 15th लोकसभा में 30% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड थे। 16th लोकसभा में 34% हो चुके हैं। 7th लोकसभा में 43% एमपीस हैं वो क्रिमिनल है। तो इस तरह मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर है इनमें भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, इसमें भी यही पोजीशन है, क्रिमिनल इंक्रीज हो रहे हैं। जो क्रिमिनल हैं इनके ऊपर जो केस पेंडिंग है अप्रोक्सीमेट 5000 केस हैं दिसंबर 2021 तक जिनके ऊपर केस पेंडिंग है। तो ऐसे हमारे देश के पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो इस तरह आप क्या सोचते हो हमारे देश के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनेगी तो पार्लियामेंट की डिग्निटी को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी पोजीशन डिक्लाइन हो रही है। लास्ट वन इज हंग पार्लियामेंट, जिसमें कोलिशन की गवर्नमेंट आती है, एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है। जो हंग पार्लियामेंट है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पार्लियामेंट की प्रेस्टीज है इसको डिक्लाइन कर रहे हैं। तो विद दिस हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आपसे क्या मुझे सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।